जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों अगर हम दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में बात करते हैं, जो दोस्तों हमने आपको गंगा नदी के बारे में बताया था। आपको मैंने दोस्तों बताया था कि गंगा नदी का निर्माण किस तरीके से हुआ था। अगर दोस्तों मैंने बताया था कि आपको कि गंगा नदी नाम की कोई नदी है, यानी कि गंगा नदी नाम की किसी भी नदी का दोस्तों उद्गम नहीं होता है। और यह दोस्तों अलग-अलग नदियाँ अलग-अलग स्थानों से ये नदियाँ आती हैं और आपस में मिलती हैं, और जिससे दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है। और ये जो नदियाँ अलग-अलग जगहों से आती हैं दोस्तों, इन्हीं को प्रयाग कहा जाता है। और ये दोस्तों जो प्रयाग बनते हैं वो आपके उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आपको पाँचों प्रयागों के बारे में बता दिया था, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था आपको, जो हमारा पहला दोस्तों प्रयाग जो बनता था जिसका नाम था हमारा, जैसे दोस्तों पहला जो प्रयाग, यानी कि पहली हमारी जो दोस्तों बद्रीनाथ से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था अलकनंदा। अलकनंदा दोस्तों सबसे पहले जो एक प्रयाग बनाती थी, यहाँ से एक नदी आती थी दोस्तों धौली गंगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर मिलकर जिस जगह पर ये अलकनंदा नदी से मिलते थे, उसी जगह को दोस्तों प्रयाग कहा जाता है, यानी कि संगम कहा जाता है। यानी धौली गंगा जिस जगह पर अलकनंदा से मिलती थी, उसको दोस्तों हम कहते थे विष्णु प्रयाग। उसको दोस्तों कहते थे विष्णु प्रयाग। और नेक्स्ट दोस्तों एक नदी और आकर मिलती है अलकनंदा से जिसका नाम है नंदाकिनी। दोस्तों नंदाकिनी नदी जिस जगह पर अलकनंदा नदी से मिलती थी, तो दोस्तों उस प्रयाग को हम कहते थे आपका नंद प्रयाग। और नेक्स्ट दोस्तों तीसरी जो नदी थी एक, वो आपकी थी जिसका नाम था पिंडारी। और पिंडार दोस्तों, पिंडार नदी जो दोस्तों जिस जगह पर अलकनंदा से मिलती थी, और उस जगह पर जो प्रयाग बनाती थी, उस प्रयाग को हम बोलते थे कर्ण प्रयाग। इस तरीके से दोस्तों ये 3 प्रयाग ये बन जाते थे। बाकी के दोस्तों आपका एक रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग भी आपके उत्तराखंड में बनेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब हमारी अलकनंदा नदी जो थी, वो आपकी दोस्तों एक सतोपंथ एक ग्लेशियर था और एक भागीरथ, 2 ग्लेशियर थे। और इन ग्लेशियरों से दोस्तों 2 स्ट्रीम, यानी कि 2 नदी, यानी कि 2 धाराएँ निकलती थीं। और यही धारा दोस्तों जब बद्रीनाथ में पहुँचती थी, बद्रीनाथ में इन्हीं धाराओं को जो नाम दिया जाता था, वो अलकनंदा के नाम से इसको जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर बद्रीनाथ में इसको अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता था। और यही अलकनंदा नदी दोस्तों आगे जाती है, जो कि आपके ये 3 प्रयाग बनाती है। और दोस्तों एक दूसरी जो नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। एक दोस्तों दूसरी नदी है मंदाकिनी, जो मैंने आपको बताया था। मंदाकिनी नदी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये केदारनाथ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। केदारनाथ से एक दोस्तों ग्लेशियर है जिसका नाम है चारबाड़ी। यहाँ पर दोस्तों एक ग्लेशियर था केदारनाथ के पास, ये आपका बद्रीनाथ हो जाएगा। केदारनाथ के पास ग्लेशियर है जिसका नाम था चारबाड़ी ग्लेशियर। और ये दोस्तों ग्लेशियर धीरे-धीरे पिघलते रहते हैं और वहाँ से पानी आता जाता रहता है। और उन्हीं पानी से नदियों का निर्माण हुआ है। और यही दोस्तों जो चारबाड़ी ग्लेशियर है वो आपका केदारनाथ के पास है, और यहीं से मंदाकिनी नदी का निर्माण होता है। और दोस्तों मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस जगह पर मिलती है, उस जगह को दोस्तों बोला जाता है रुद्रप्रयाग। आपका ये चौथा प्रयाग दोस्तों उत्तराखंड में एक ये बनता है। इसी तरीके से दोस्तों एक गोमुख गंगोत्री एक ग्लेशियर है, जहाँ से दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम होता है। एक दोस्तों गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में ही स्थित है और जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और भागीरथी नदी अलकनंदा से जिस जगह पर मिलती है, उस जगह को दोस्तों बोला जाता है देवप्रयाग। और दोस्तों इन पांचों प्रयाग के बनने के बाद, ये हमारा मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारा विष्णु प्रयाग हो गया, फिर आपका नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। सबसे पहले दोस्तों हमारा रुद्र वो आपका हो जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद हमारा जो बनेगा वो नंद प्रयाग, फिर आपका कर्ण प्रयाग,
और दोस्तों एक आपका रुद्रप्रयाग और ये देवप्रयाग, 5 ये प्रयाग आपके उत्तराखंड में बनते हैं। और इसी के बाद दोस्तों हमारी आगे जब ये नदी स्ट्रीम आ गई, ये धारा जब जाती है पानी की, तो इसी को दोस्तों कहा जाता है आगे चलकर गंगा के नाम, यानी कि गंगा कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब देवप्रयाग बनता है तो देवप्रयाग के बाद ये है भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिल जाते हैं धीरे आगे जब बढ़ते हैं आगे निकलते हैं, तो दोस्तों देवप्रयाग के बाद इस नदी को जो नाम दिया गया है वो आपका दिया गया है गंगा नाम। तो दोस्तों गंगा फिर आपके आगे धीरे धीरे जाती है, यानी गंगा जब दोस्तों आगे जब यहाँ से निकलती है, और यहीं पर दोस्तों एक एक नदी की और बात करते हैं जो कि दोस्तों आपकी बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला में एक दोस्तों हिमनद पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री हिमनद, जहाँ से जहाँ से दोस्तों यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी जिस जगह पर गंगा नदी से मिलती है, यमुना नदी दोस्तों गंगा नदी से जिस जगह पर मिलती है उस जगह को दोस्तों बोला जाता है प्रयागराज, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था। और इसके बाद जब दोस्तों आगे ये नदी जब जाती है, गंगा नदी का जब दोस्तों जब ये आगे जाती है, तो इसके साथ दोस्तों कुछ सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। और दोस्तों जो ऊपर यानी कि जब इसका आपको याद रखना है इधर इसका फेस है, और अगर इधर फेस होगा तो दोस्तों इधर वाला जो इधर वाले की इधर इधर की तरफ की जो नदी होंगी वो आपकी लेफ्ट हैंड की नदी होंगी, जिसको दोस्तों बोला जाता है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। और अगर दोस्तों इधर की तरफ जो नदी होंगी उनको बोला जाएगा राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी। इसको दोस्तों हिंदी में बोलेंगे बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, और इधर वाली को बोलेंगे दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। क्योंकि दोस्तों इधर आपका चेहरा है, आपका इधर चेहरा हो तो दोस्तों आपका लेफ्ट उधर होगा राइट इधर होगा। तो इसी तरीके से इस नदी का इधर चेहरा है इधर फेस है तो लेफ्ट हैंड उधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी एक नदी है जैसे कि रामगंगा और गोमती और घाघरा और गंडक कोसी, ये दोस्तों ये पांचों जो नदी हैं ये दोस्तों बाएं हाथ की गंगा में आने वाली सहायक नदियां हैं। आपकी रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा, गंडक, कोसी, दोस्तों ये बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं जो कि गंगा में आकर मिलती हैं। इसी तरीके से दोस्तों दाएं हाथ की ये नदियां हैं टॉन्स, सोन और आपकी दोस्तों और ये दोस्तों टॉन्स सोन नदी हो गई ये भी। और ये दोस्तों आपकी दाएं हाथ से आने वाली गंगा में मिलने वाली ये नदियां हैं दोस्तों। दाएं हाथ से गंगा में आकर मिलने वाली नदियां आपकी टॉन्स और सोन नदी है। और बाकी की ये बाएं हाथ से दोस्तों ये आपकी होगी रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा भी है दोस्तों। ये दोस्तों बाएं हाथ से आने वाली बाएं हाथ से गंगा में आकर मिलने वाली नदियां हैं। जिसमें से दोस्तों अगर हम पहली नदी की अगर बात करते हैं जैसे कि ये हो गई आपकी रामगंगा। इसकी दोस्तों रामगंगा की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है वो एक गौरसैंण 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 दोस्तों एक आपका गौरसैंण दोस्तों एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में पड़ता है। वहां से दोस्तों वहां से दोस्तों इसका उद्गम होता है। गौरसैंण दोस्तों एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में जहाँ से रामगंगा का उद्गम होता है, और यह दोस्तों आपकी गंगा नदी में आकर यहाँ पर मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम दोस्तों नेक्स्ट नदी की अगर हम बात करते हैं, हमारी एक गोमती नदी है। ये हमारी दोस्तों जो गोमती नदी है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है दोस्तों पीलीभीत, और पीलीभीत में एक दोस्तों झील स्थित है जिसका नाम है फूलर झील। ये दोस्तों फूलर झील जो है आपकी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहीं से दोस्तों एक गोमती नदी का उद्गम होता है। फूलर झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों इसको गोमती नदी को कहा जाता है कि ये मैदानों से उद्गम होने वाली पहली नदी है। मैदानों से दोस्तों उद्गम होने वाली जो नदी है वो आपकी गोमती है। और यह दोस्तों जब गंगा नदी में जब मिलती है तो यह दोस्तों गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और गोमती नदी के तट पर दोस्तों एक शहर सबसे प्रमुख जो बसा हुआ है जिसका नाम है लखनऊ, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसी तरीके से दोस्तों घाघरा जो नदी है, घाघरा नदी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो यह मापचानचुंगो एक हिमनद है जो कि दोस्तों तिब्बत में स्थित है। मापचाचुंगो दोस्तों एक हिमनद जो कि तिब्बत में स्थित है, जहाँ जहाँ जिस जगह से दोस्तों घाघरा घाघरा नदी का उद्गम होता है। किसका दोस्तों? घाघरा नदी का उद्गम होता है।
और दोस्तों घाघरा नदी को ही हम, यह दोस्तों आपकी तिब्बत से आती है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी दोस्तों यह भी गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके घाघरा नदी है दोस्तों, इसको हम सरयू भी कहते हैं। इस नदी को सरयू के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपकी घाघरा यानी कि जो घाघरा नदी है, यानी कि ये सरयू है नदी, इस पर सबसे प्रमुख जो शहर बसा हुआ है, जिसका नाम है अयोध्या। क्या नाम है दोस्तों? अयोध्या। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एक नदी है गंडक। गंडक एक नदी है दोस्तों, जिसका अगर उद्गम की बात करते हैं तो यह नेपाल में दोस्तों हिमालय है, नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। और यह भी दोस्तों गंगा नदी से आकर मिलती है। और नेक्स्ट एक नदी है दोस्तों कोसी। कोसी नदी के अगर हम उद्गम की बात करें दोस्तों, तो गोसाईनाथ हिमनद है एक, गोसाईनाथ हिमनद, जो कि आपका तिब्बत में पड़ता है। गोसाईनाथ हिमनद से दोस्तों कोसी नदी का आपका उद्गम होता है। और यह भी दोस्तों आपकी कोसी नदी भी गंगा नदी में मिलती है। और अगर हम बात करें कोसी जो नदी है दोस्तों, इसको आपका बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी है जो दोस्तों, यह इसको बिहार का शोक कहेंगे, क्योंकि दोस्तों कोसी नदी में जब बारिश का, जब मानसून का टाइम होता है, तो मानसून के टाइम पर ये कोसी नदी बिहार में बहुत बुरी तबाही कर देती है, जिसकी वजह से बिहार का शोक इसको कहा जाता है। और एक दोस्तों नदी है आपकी बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी है, बाएं हाथ की सहायक नदी है महानंदा। महानंदा दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है वो वेस्ट बंगाल की पहाड़ियां हैं, जिसको दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है, और यह भी दोस्तों गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर हम दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं, जो हमारी दाएं हाथ की जो सहायक नदियां हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो दोस्तों एक नदी है टोंस नदी। टोंस नदी दोस्तों यह गंगा नदी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर मिल जाती है। और इसी तरीके से दोस्तों दाएं हाथ में एक नदी और है, आपकी सोन नदी। सोन नदी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एक आपकी सोन नदी हो गई। और जो जिसका उद्गम दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों अमरकंटक से ही एक नदी का और उद्गम होता है, एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो दोस्तों कहा जाता है कि एक ही पर्वत से दो नदियों का उद्गम होता है, जो कि आपका एक सोन नदी है, एक आपकी नर्मदा नदी है। और सोन नदी है जो दोस्तों आपकी उत्तर की तरफ चली जाती है, जो ऊपर जाके गंगा में मिल जाती है। और दोस्तों नर्मदा नदी है जो आपकी पश्चिम की तरफ चली जाती है, और जो कि दोस्तों अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आपकी दोस्तों एक नदी है पश्चिम की तरफ चली जाती है नर्मदा नदी, और एक उत्तर की तरफ चली जाती है, जिसको हम सोन नदी कहते हैं। जो कि दोस्तों सोन नदी की अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार के पटना शहर में मिलती है। बिहार का एक शहर है दोस्तों पटना, पटना जो कि बिहार की कैपिटल राजधानी भी है। वहाँ पर दोस्तों ये सोन नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसी दोस्तों अगर हम राइट हैंड में एक नदी और बोलते हैं, जहाँ पर दोस्तों गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है फरक्का बैराज। इसको दोस्तों फरक्का बैराज कहो या फरक्का बांध कहो। यह दोस्तों आपका बंगाल में है। और यहाँ से दोस्तों आपकी एक नदी निकाली गई है, एक नदी निकाली गई है वेस्ट बंगाल में दोस्तों, ये फरक्का बैराज है जो कि बांध है। यहाँ से एक नदी निकाली गई है जिसका नाम है दोस्तों हुगली नदी। क्या नाम है? हुगली नदी। इसको दोस्तों निकाला गया है। आप इसकी गंगा नदी में जितनी भी सहायक नदियां देखोगे, वो सहायक नदियां दोस्तों गंगा नदी में आकर मिलती हैं। लेकिन दोस्तों यह एक पहली ऐसी नदी है जिसको गंगा नदी में से निकाला गया है। और अगर दोस्तों हुगली नदी की अगर हम बात करते हैं तो इस नदी पर एक प्रमुख शहर बसा हुआ है, इसके तट पर, हुगली नदी के तट पर दोस्तों एक प्रमुख शहर बसा हुआ है, जिसका नाम है कोलकाता। यानी दोस्तों हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। अगर इस तरीके से जब ये नदी गंगा नदी जब आगे जाती है, तो दोस्तों जब यह बांग्लादेश में जब पहुंचती है, तो बांग्लादेश में जब दोस्तों जैसे ही इंटर करती है, तो बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है पद्मा। जब दोस्तों आपका जैसे ये वेस्ट बंगाल से होते हुए जब बांग्लादेश में पहुंचती है,
तो दोस्तों ये बांग्लादेश में जैसी जाती है तो इस नदी को कहा जाता है पद्मा नदी, यानी गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं से दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी थी, ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो चेमायोंगडोंग हिमनद से दोस्तों तिब्बत में जो स्थित है वहां से इसका उद्गम होता है, जो कि मानसरोवर के पास है दोस्तों। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जो कि दोस्तों भारत के दो राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, जहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से होते हुए गुजरती है, फिर असम में आती है। और असम के बाद दोस्तों यह जब वो बांग्लादेश में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है, एंटर होती है, तो दोस्तों इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, आपकी ये ब्रह्मपुत्र हो गई, ये दोस्तों ये गंगा हो गई, इसको जमुना के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और इसके बाद दोस्तों जब ये हमारी पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा नदी, और उसके बाद दोस्तों जब ये दोनों यहाँ नदी मिल जाती है बांग्लादेश में आकर, तो बांग्लादेश में ये दोस्तों जब मिल जाती हैं तो यहाँ से बांग्लादेश में एक नदी जाती है, एक जिसका नाम है मेघना। दोस्तों यहाँ पर एक नदी मेघना है, तो मेघना आकर इस नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों फिर आगे ये जो दोनों नदियों का मिलन होता है, यानी कि आपकी पद्मा और जमुना नदियों को, ये दोस्तों मिलकर जब ये आगे निकल जाती हैं तो आगे जाकर इनको कहा जाता है मेघना। ये दोस्तों जो नदियां हैं, आपकी पद्मा हो गई, जमुना नदी, इन दोनों के मेल की वजह से दोस्तों ये आगे जो आगे नदी जो बनती है आगे जाती है, उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों मेघना के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि बांग्लादेश में एक नदी है मेघना, उसके नाम की वजह से दोस्तों इसका नाम अ, इन दोनों का नाम दोस्तों मेघना पड़ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी पॉइंट आपको मैप्स के माध्यम से अभी थोड़ा नीचे बताऊंगा। अगर हम दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो जैसे हमारी एक नदी थी घाघरा, घाघरा नदी को दोस्तों नेपाल में करडाली के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया ये घाघरा नदी हो गई आपकी, और जिसका जिसका उद्गम दोस्तों मापचाचुंगो एक हिमनद है, वहां से इसका इसका दोस्तों उद्गम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमारी ये गंडक नदी है। गंडक नदी को दोस्तों हम नेपाल में शालिग्रामी या नारायणी नारायणी के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी को करडाली, गंडक नदी को शालिग्रामी या नारायणी के नाम से जाना जाता है। वही दोस्तों इस वाले पॉइंट को बताने से पहले दोस्तों यही जो मैंने आपको बताया था कि जब दोस्तों जब हमारे हमारे जो चेमायोंगडो या मानसरोवर के पास एक हिमनद पड़ता है, जो कि दोस्तों वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोस्तों बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। और इधर से दोस्तों हमारी गंगा नदी आती है, और गंगा नदी जब दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहीं बांग्लादेश में से ही दोस्तों एक नदी आती है मेघना। तो मेघना नदी जब ये दोस्तों मेघना नदी आती है तो यहाँ अपने पद्मा और आपकी जमुना की दोस्तों आप जब मिल जाती हैं तो दोस्तों आगे जब ये यानी आपकी पद्मा और जब जमुना मिल जाती है तो ये दोस्तों आगे जब जाती है नदी तो यहाँ पर आपकी एक मेघना आ गई। तो इन दोनों नदियों को दोस्तों पद्म मेघना के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों जब नदियाँ आगे जब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक डेल्टा बना देती हैं। डेल्टा क्यों बना देती हैं दोस्तों, ये जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर आती हैं, और इन्हीं अवसादों को दोस्तों बंगाली खाड़ी में एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जिसकी वजह से एक डेल्टा बनता है। और दोस्तों इसी डेल्टा को कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। अगर कहा जाए दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा किन किन नदियों से मिलकर बना है, तो आप कहोगे दोस्तों एक गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगर दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं दिया जाएगा तो आपको गंगा का जो नाम दिया है बांग्लादेश में वो पद्मा, या पद्मा कह सकते हो या इसको जमुना कह सकते हो। तो जमुना कहो या पद्मा को एक ही बात है, या गंगा को ब्रह्मपुत्र एक ही बात है। तो इन दोनों नदियों के मिलने से दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और इसी सुंदरबन डेल्टा में दोस्तों एक एक विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है मैंग्रोव वन। और यह दोस्तों मैंग्रोव वन हमारे जो भी पूर्वी तट है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों का दोस्तों एक तरीके से ये सुरक्षा करते हैं, और इसलिए ये दोस्तों मैंग्रोव वन आवश्यक जरूरी भी है। और यह दोस्तों दलदली क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं। जब दोस्तों मैं आपको वनों के बारे में जब डिस्कशन करूंगा तो मैंग्रोव वन के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगा। अगर हम दोस्तों सुंदरबन के डेल्टा की बात करते हैं तो यह दोस्तों इससे बड़ा विश्व में कोई डेल्टा है ही नहीं।
ये दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। और यहीं पर दोस्तों मैंग्रोव वन में ही दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहीं पर डेल्टा पर दोस्तों सुंदरबन डेल्टा में दोस्तों जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो इन्हीं वनों में दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये वाला जो पॉइंट, इन दोनों नदियों को बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र की नदी को जमुना कहा जाता है। इन दोनों को जब मिलाया, इनके दोनों नदियों के मेल से आपकी मेघना नदी का निर्माण होता है, क्योंकि दोस्तों आगे जाकर ये मेघना के ही नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसलिए आप कह सकते हो इन दोनों का जो नाम हो जाता है आगे चलकर वो मेघना हो जाता है। इन दोनों का इन दोनों का जो नाम हो जाता है दोस्तों आगे चलकर वो आपका मेघना हो जाता है, क्योंकि मेघना नदी इनसे मिलती है, इसकी वजह से इसका इन दोनों नदियों को आगे जाकर इनको मेघना के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में एक नदी है मेघना। जब मेघना नदी इन दोनों नदियों से जुड़ जाती है, तो दोस्तों यही नदियाँ आगे भी मेघना कहलाती हैं। यही दोस्तों आगे यही दोनों नदियां भी आगे मेघना कहलाती हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा खत्म हो गया गंगा नदी तंत्र। मैंने दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको बता दिया। अब दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था एक पॉइंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था भारतीय नदी तंत्र के बारे में, कि भारतीय नदी तंत्र के बारे में जब पढ़ाया था तो दोस्तों भारतीय नदी तंत्र को मैंने दो भागों में बांटा था। पहला हमारे हिमालय की नदियां थी और दूसरी हमारी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय नदियां थी या दक्षिण भारत की नदियां थी। जिसमें से दोस्तों जो हिमालय से नदियां निकलती थी, जिसमें से गंगा थी, एक आपकी सिंध थी, और दूसरी दोस्तों ब्रह्मपुत्र भी थी, और तीसरी आपकी गंगा थी। और इन तीनों नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो कि हिमालय से इन नदियों का उद्गम होता है। और यहाँ पर दोस्तों हिमनद पाए जाते हैं, वो हिमनद पिघल पिघल कर दोस्तों 12 महीने तक पानियों को इन नदियों में भेजते रहते हैं। 12 महीने तक इन नदियों में पानी भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से इन नदियों में दोस्तों 12 महीने तक पानी बहता है। और दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था जो दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, ये नदियां दोस्तों बारिश से यानी मानसून पर डिपेंड करती हैं। जब बारिश होगी तो इन नदियों में पानी बहेगा, और जब बारिश खत्म हो जाएगी तो ये नदियां सूख जाती हैं। ये दोस्तों 12 महीने प्रवाहित नदियां नहीं रहती हैं। तो इन्हीं इसी तरीके से दोस्तों हमारा पहला ये पोर्शन खत्म हो गया, और दूसरा पोर्शन में हम दोस्तों प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम दोस्तों दक्षिण भारत की नदियां भी कह सकते हैं, या इसको प्रायद्वीपीय नदियां भी प्रायद्वीपीय नदियां भी इसको कह सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों की, तो दोस्तों इसके इनको इन नदियों की दो कैटेगरी हैं, और जिनको दोस्तों कैटेगराइज किया गया है दो तरीके से। पहली अगर हम बात करते हैं यानी दोस्तों दो भागों में इनको बांटा गया है। पहले भाग में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जिसे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी कहते हैं। और दूसरी जो नदियां दोस्तों वो पूर्व पूर्व की तरफ बहती हैं, जिन्हें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। एक तो दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हो गई, और दूसरी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हो गई। अगर हम दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की बात करते हैं, तो यह दोस्तों पश्चिम की नदियां जो होती हैं वो अपना पानी को अरब सागर में जाकर गिरा देती हैं। और जो पूर्व पूर्व की जो नदियां होती हैं वो दोस्तों अपने पानी को ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। अगर हम दोस्तों पश्चिम की नदियों की बात करते हैं, तो पश्चिम की नदियों के द्वारा दोस्तों पश्चिम की नदियों के पानी जो होता है, पश्चिम की नदियां दोस्तों ज्वार नद का निर्माण करती हैं, जिसे हम एस्चुअरी भी बोलते हैं। और यहीं अगर हम पूर्व की नदियों के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों पूर्व की नदियों के द्वारा डेल्टाओं का निर्माण होता है। और दोस्तों बात आती है ये ज्वार नद मुख्य क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। अगर मैं थोड़ी इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ, ज्वार नद और आपकी डेल्टा के बारे में, तो दोस्तों डेल्टा के अगर बारे में बात करते हैं, तो जो डेल्टा हमारा होता है दोस्तों, जो हमारी नदियाँ होती हैं, अगर हम दोस्तों जो नदियों की बात करते हैं, तो हमारी जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ दोस्तों अपने स्थानों से जहाँ से जिन इनका उद्गम होता है, उद्गम से दोस्तों जब चलती हैं,
तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को अपने साथ लेकर चलती हैं। ये जो दोस्तों अपने उद्गम स्थान स्थल से जब ये नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को अपने साथ लेकर चलती हैं। और ये दोस्तों जब नदियाँ आती हैं, जब नदियाँ ये दोस्तों अपने अवसादों को अपने तट पर इकट्ठा कर देती हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी गंगा नदी जब दोनों आपस में जब मिलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में आकर अपने पानी को गिरा देती हैं, वहाँ पर दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे अवसादों को लाई थी ये नदियाँ, और वहाँ पर दोस्तों इन्हीं अवसादों को इकट्ठा कर दिया था जिससे डेल्टा का निर्माण हुआ था। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई कि जब नदियाँ अपने उद्गम स्थल से चलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर आती हैं, और ये अपने अवसादों को दोस्तों तटीय क्षेत्र पर इकट्ठा कर देती हैं, और इन्हीं दोस्तों इकट्ठा कर देती हैं, और इसे ही हम कहते हैं डेल्टा। ये दोस्तों ये जो अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं इसी को हम कहते हैं डेल्टा। और अगर हम दोस्तों अगर इनकी बात करते हैं, हमारी जो अरब सागर यानी कि जो पश्चिम की तरफ जो नदी बहती है, इनके अगर हम उद्गम स्थल से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये नदियाँ क्या करती हैं, ये दोस्तों नदियाँ जो होती हैं अपने साथ कोई भी अवसादों को लेकर नहीं आती हैं। ये दोस्तों अपने साथ कोई भी अवसादों को लेकर नहीं आती हैं। ये अपने पानी को दोस्तों सीधा समुद्र में ले जाकर गिरा देती हैं। यानी कि दोस्तों इनके द्वारा कोई भी अवसाद इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो, इनके साथ कोई भी अवसाद इकट्ठे नहीं किए जाते हैं, ये अपने पानी को सीधा समुद्र में गिरा देती हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों ज्वार नद या एस्चुरी। क्योंकि दोस्तों ये जो पश्चिम पश्चिम की नदियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह पश्चिमी घाट की तरफ से निकलती यानी पश्चिम की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों पश्चिम में अगर हम बात करते हैं इन पश्चिमी नदियों की, तो दोस्तों पश्चिमी जो घाट है हमारा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से, ये हमारा दोस्तों पश्चिमी घाट हो गया, इसकी ऊंचाई अधिक होने की वजह से दोस्तों ये नदियां अपने पानी को सीधा समुद्र में डाल देती हैं। यानी कि दोस्तों इनके इनके द्वारा कुछ भी ज़्यादा अवसादों को ले जाया नहीं जाता है। ये अपने पानियों को सीधा समुद्र में डाल देती हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई होने की वजह से दोस्तों ये अपने पानी को सीधा आपका समुद्र में गिरा देती हैं, जिससे ज्वार नद का निर्माण होता है। और यहीं अगर हम दोस्तों पूर्वी घाट की बात करते हैं, पूर्वी घाट की दोस्तों ऊंचाई कम होने की वजह से, इसकी दोस्तों पश्चिमी घाट की आपकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। यानी हमारी ये पूर्वी घाट है, इनकी ऊंचाई कम होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, वो अपनी गति को धीमा कर लेती हैं। अपनी गति को धीमा कर लेती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो तटीय क्षेत्रों पे बहुत सारे अवसादों को इकट्ठा कर देती हैं, जिससे इन ये नदियाँ अपने डेल्टाओं का निर्माण कर देती हैं। क्योंकि दोस्तों इन नदियों की गति कम होने की वजह से ये बहुत सारे अवसादों को अपने साथ लेकर चलती हैं, और एक जगह पर इकट्ठा कर देती हैं। इन्हीं से दोस्तों डेल्टा का निर्माण होता है। और ये पश्चिमी घाट की जो नदियाँ होती हैं अपने पानी को सीधा समुद्र में डाल देती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इनकी जो नदी के पानी की गति होती है वो दोस्तों बहुत तेज होती है, और यहाँ पर बहुत धीमी होती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। ज्वार नद क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। ये दोस्तों यहाँ पर अवसादों से इनका निर्माण होता है, और यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर जो पानी होता है वो सीधा ज्वार नद में दोस्तों, ज्वार नद क्या होता है कि यहाँ पर जो नदियों का पानी होता है वो सीधा जाकर समुद्र में गिरा देती हैं, और कोई भी अवसाद नहीं पाए जाते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह डेल्टा ज्वार नद मुक्त समझ में आया होगा, क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। अगर हम दोस्तों या ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में एक एक नदियों के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, और जिसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो हमारी पूर्व की तरफ प्रवाहित नदियाँ, अगर हम दोस्तों जो हमारी पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर हैं जो कि पूर्व की तरफ जो बहती हैं, उनके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, तो हमारी सबसे पहले जो नदी है, आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो हमारा ये गंगा रिवर आ रही थी, ये हमारी होगी दोस्तों गंगा रिवर। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारा फरक्का बैराज जो था, जिसको हमने बोला था फरक्का बांध, दोस्तों फरक्का जो बांध था हमारा, फरक्का बांध बनाकर दोस्तों यहाँ से हमारी एक नदी निकाली गई थी, हुगली। हमारी कौन सी नदी निकाली गई थी, यहाँ से दोस्तों फरक्का बांध बनाकर पश्चिम बंगाल में, और यहाँ से हमारी दोस्तों एक नदी निकाली गई हुगली नाम की।
और हुगली नदी दोस्तों जब ये यहाँ से निकली तो इसी की दोस्तों एक सहायक नदी है। इसी की सहायक नदी है दोस्तों एक, जिसका नाम है दामोदर। हुगली नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है दामोदर। और ये नदी दोस्तों जा पश्चिम बंगाल में वो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिराती है और यहाँ पर दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। क्योंकि दोस्तों ये सहायक दामोदर इस हुगली से आकर मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है इसलिए। और ये आपका बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। मैंने आपको बताया था पूर्व की तरफ बहने वाली जितनी भी नदी हैं वो सभी डेल्टा अपना बनाती हैं। तो वही दोस्तों अगर हम दामोदर नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और मैंने दोस्तों आपको जब मैंने आपको दोस्तों जब वो पठारों के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो जिसमें से मैंने आपको दोस्तों जो हमारे पठार जो थे आपके दो टाइप के थे, एक केंद्रीय उच्च भूमि वाले पठार थे और एक आपके दक्कन का पठार था। केंद्रीय उच्च भूमि वाले पठार में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार था, इसको दोस्तों जो दामोदर नदी है वो दो भागों में डिवाइड करती है। आपको शायद ध्यान हो दोस्तों ये, तो मैंने आपको बताया था। जिसको ऊपर वाला जो पठार था दोस्तों उसको हम कहते थे आपका हम हजारीबाग का पठार कहते थे। ये हमारा दोस्तों हजारी वाला पठार हो गया। और नीचे वाला दोस्तों था हमारा रांची का पठार। कौन सा हो गया दोस्तों? एक ऊपर था हजारी का पठार, नीचे था रांची का पठार। इन दोनों यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया छोटा नागपुर। ये हमारा दोस्तों छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को दो पठारों में डिवाइड करती थी दामोदर नदी। और इसी हजारी पठार में मैंने आपको बताया था दोस्तों एक पहाड़ी पड़ती थी पारसनाथ की पहाड़ियाँ। और जो कि दोस्तों छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी भी पारस की है। पारस जो है दोस्तों वो आपकी छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी भी है। इस तरीके से ये दोस्तों आपको दामोदर नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर हम इसकी दामोदर नदी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह हुगली की सहायक नदी है। मैंने आपको बता दिया हुगली की सहायक नदी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके उद्गम की दोस्तों दामोदर की दामोदर का जो दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो दोस्तों छोटे नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। और यह दो राज्यों में बहती है दोस्तों, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। दामोदर नदी दोस्तों दो राज्यों में बहती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। और इससे दोस्तों वेस्ट बंगाल का शोक शोक कहा जाता है। शोक दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाढ़ वगैरह आ जाती है, इसकी वजह से इनको शोक कहा जाता है। और यह दामोदर नदी अधिक प्रदूषित होने के कारण दोस्तों इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण होने की वजह से इस नदी में इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अगर हम दोस्तों इसके सहायक नदियों के बारे में बात करें यानी इनके ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी मैंने आपको बताया था दोस्तों जो मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी के आसपास की जो नदियां दोस्तों आकर इसमें मिल जाती हैं। यानी मुख्य नदी से दोस्तों आसपास की नदियां आकर मिल जाती हैं, उसको ही हम सहायक नदी कहते हैं। ये दोस्तों मैंने सबसे पहले ही वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारी सहायक नदियां क्या होती हैं। सहायक नदियां दोस्तों वो मुख्य नदी में आसपास की नदियां मिल जाती हैं, उसे ही हम सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पहली हमारी बोकारो हो गई, और दूसरी कोनार हो गई, और तीसरी बराकर हो गई, और चौथी बहरा हो गई। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बोकारो, कोनार, बराकर, बहरा। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों नदी की बात करें, दामोदर के बाद दोस्तों हमारी एक दूसरी नदी है जो कि पूर्व की तरफ बहती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे दोस्तों स्वर्ण रेखा है। अगर हम दोस्तों स्वर्ण रेखा की बात करते हैं तो यह तीन राज्यों में बहती है स्वर्ण रेखा। पहला हमारा झारखंड हो गया, दूसरा उड़ीसा, और तीसरा वेस्ट बंगाल। स्वर्ण रेखा नदी के दोस्तों उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो यह भी छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों इसके स्वर्ण रेखा नदी के तट पर एक एक दोस्तों राज्य है, एक वो शहर बसा हुआ है इस स्वर्ण रेखा के तट पर, जो कि दोस्तों झारखंड की राजधानी भी है। जो कि दोस्तों झारखंड की राजधानी है जिसका नाम है रांची। रांची शहर दोस्तों स्वर्ण रेखा के तट पर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों एक और नगर है, एक शहर और है जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगर के नाम से जानते हैं, और जो कि झारखंड में स्थित है। इसके तट पर ही दोस्तों यह शहर स्थित है। जमशेदपुर दोस्तों स्वर्ण रेखा के तट पर स्थित है। और कहा भी जाता है कि स्वर्ण रेखा का जो दोस्तों रेत होता है उसको अगर छानोगे तो इसके रेत से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 100 400-500 रुपये का
400-500 रुपये तक का दोस्तों गोल्ड निकल आता है इसके रेत से। यानी कि दोस्तों इसका रेत में हल्का सा सोना पाया जाता है, प्राप्त होता है इसके रेत से। और इतना निकल आता है दोस्तों, अगर आप पूरे दिन में अगर इसके रेत को छानोगे तो 1500 तक के सोना आप निकाल सकते हो इसके रेत से। अगर दोस्तों हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, तो स्वर्णरेखा की जो सबसे प्रमुख नदी है वो आपकी एक कांची है, और रोरो रोरो नदी है, और एक दोस्तों खरकई नदी है। कांची हो गई, रोरो हो गई और खरकई, ये दोस्तों स्वर्णरेखा की प्रमुख नदियां हैं। और एक दोस्तों प्रमुख और सबसे ज्यादा फेमस जो कि महानदी है। महानदी भी एक दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, आपको इसके बारे में याद रखना है। अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, यह किस किस राज्य से बहती है, तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ आपके राज्य से बहती है, और उड़ीसा में, दो राज्यों में महानदी दोस्तों बहती है, इसका बहना होता है। और अगर महानदी के उद्गम की हम बात करते हैं, तो यह दोस्तों सियावा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और महानदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया, वेस्ट बंगाल का शोक भी बताया और बिहार का शोक भी बताया, किस किस नदी को कहा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों महानदी को भी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसकी जो सहायक नदी है, ये आपको इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सहायक नदियों के बारे में याद रखना है। महानदी की सहायक नदी एक है दोस्तों शिवनाथ, दूसरी है हंसदेव और अरपा और जौंक और तेल, ये दोस्तों इसकी प्रमुख नदी है। शिवनाथ हो गई, हंसदेव हो गई, अरपा हो गई, जौंक और तेल, ये दोस्तों सहायक नदियां हैं। और इसके तट पर दोस्तों दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं। महानदी के तट पर दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं दोस्तों, एक तो उड़ीसा का कटक शहर। दोस्तों उड़ीसा के दो शहर हैं, एक कटक है, एक संबलपुर है, इसके तट पर स्थित है। और दो शहर दोस्तों छत्तीसगढ़ के इसके तट पर स्थित हैं, एक धमतरी दोस्तों और एक कांगेर। दोनों शहर दोस्तों छत्तीसगढ़ के महानदी के तट पर स्थित हैं, और उड़ीसा के दोनों शहर महानदी के तट पर स्थित हैं। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, उसका नाम है गोदावरी। यह दोस्तों गोदावरी आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हजारों बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। अगर हम दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें, तो दोस्तों इसकी लंबाई जो है गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें इसकी, यह सेकंड यानी दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। और यह दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी और लंबी नदी है दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। और इसका उद्गम दोस्तों एक गांव पड़ता है, त्र्यंबक गांव है, जो कि दोस्तों नासिक जिले में, और जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों नासिक जिले का एक गांव है त्र्यंबक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से गोदावरी नदी का निर्माण होता है, उद्गम होता है। और अगर हम इसकी प्रवाहित की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से बहती है दोस्तों, यह दोस्तों एक महाराष्ट्र में बहती है आपकी, एक तेलंगाना राज्य में, एक दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जाकर यह दोस्तों अपना जितना भी अवसाद है वहाँ पर इकट्ठा कर देती है, वहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा भी बनाती है। इन तीनों राज्यों में दोस्तों यह सबसे ज़्यादा बहती है, इस इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। और दो राज्य ऐसे हैं जो कि उनमें सबसे कम प्रवाहित होती है, हालांकि होती तो है प्रवाहित, पर कम होती है प्रवाहित। एक आपका उड़ीसा हो गया और एक छत्तीसगढ़। इन दोनों राज्यों में दोस्तों सबसे कम यह प्रवाहित होती है। अगर गोदावरी के हम उपनाम की बात करते हैं, तो दोस्तों इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, अगर हम दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं, तो एक तो आपकी पैनगंगा हो गई, एक बैनगंगा, और एक बरधा, एक इंद्रावती, एक मंजीरा, और प्राणहिता, और पूर्णा और प्रवरा, ये दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बैनगंगा, बरधा, इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता, पूर्णा, प्रवरा, ये दोस्तों सहायक नदियां हैं गोदावरी की। और दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जितनी भी आपकी पश्चिम की तरफ और भी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां बची हुई हैं, और पश्चिम की तरफ भी बहने वाली कुछ नदियां बची हैं, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।